Good morning, dear students. So, today we will discuss and we will read out chapter number 5 of civics of class 7. So, let's read out Women Change the World. तो आइए शुरू करते हैं and I will translate it all this chapter in Hindi also. In the previous chapter, we saw how women वर्क इन द होम इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड एज वर्क। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में कि वुमेन का जो काम है, एक औरत का काम जो घर में, वो रिकोगनाइज एज अ एक काम के तौर पे रिकोगनाइज नहीं होता। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज़ अ फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिनस और एंड्स। और जो हमने ये भी पढ़ा था कि जो घर के काम हैं, हाउस होल्ड वर्क्स हैं और घर की केयर, फैमिली मेम्बर्स की केयर करना एक फुल टाइम जॉब है एक औरत के लिए। और कोई भी स्पेसिफिक आवर्स नहीं होते, कोई निश्चित घंटे नहीं होते काम करने के कि इस टाइम से शुरू करना है या इस टाइम से। ये 24/7 ये जॉब होती है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि बाहर होने वाले काम, घर से बाहर, एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन। और हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारा नज़रिया है कि मैन के लिए और वुमेन के लिए जो ऑक्यूपेशंस हम देखते हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशन मैन के लिए वुमेन से ज़्यादा सूटेबल है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। हम ये भी पढ़ेंगे कि वुमेन ने कितना संघर्ष किया है इक्वलिटी के लिए। Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. अब एजुकेशन पाना, शिक्षा पाना, और तब भी और अभी भी आज के टाइम में भी एक ऐसा तरीका है जिससे वुमेन को नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने का मौका मिलता है। This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। अब इस चैप्टर में हम ब्रीफली ट्रेस कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो एफर्ट्स किए गए हैं वुमेन मूवमेंट के चैलेंज करने के लिए कि उनके साथ जो भेदभाव हुआ है कुछ बीते कुछ सालों में। तो आइए आगे पढ़ते हैं। ये अब सेकंड पेज में हु डज दैट व्हाट वर्क, ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर हम आपको इमेजिन करने के लिए कहें कि आप एक फार्मर की इमेजिनेशन करो, एक फैक्ट्री वर्कर, एक नर्स, एक साइंटिस्ट, एक पायलट, एक टीचर, तो मोस्टली आप क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं फार्मर के रूप में। हम हमेशा मेल को ही इमेजिन करते हैं कि फीमेल फार्मर्स नहीं होती और मेल फार्मर्स होते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। उसके बाद फैक्ट्री वर्कर, एक मेल को हम करते हैं। अगर हम बोले एक नर्स का आप पिक्चर बनाओ तो नर्स का हम एक एज अ फीमेल एक पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सी व्हाट इमेजेस योर क्लास ड्रू बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो। एड अप द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इमेजेस सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन। ये बच्चों एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में ये फोटोग्राफ दी हुई है, इसमें महिला किसान देखिए कार्य कर रही है। 83.6% of working women in India are engaged in agricultural work. इतने परसेंटेज तो औरतें एग्रीकल्चर वर्क में लगी हैं। Their work includes planting, weeding, harvesting and threshing. Yet when we think of a farmer, we only think of a man. जबकि इतनी ज़्यादा संख्या में औरतें काम करते हैं खेतों में, लेकिन जब भी हम इमेजिन करते हैं तो एक फार्मर के रूप में एक मेल को ही इमेजिन करते हैं। Rosie ma'am's class has 30 children. She did the same exercise in her class and here is the result. अब बच्चों आप इस टेबल के थ्रू जाएंगे अगर, तो इस एक्सरसाइज में क्या हम देखते हैं, तो जो मेल इमेजेस हैं, टीचर की मेल इमेजेस 5 बच्चों ने की है, बाकी ने 25। ऐसे ही फार्मर 30/30 बच्चों ने फार्मर को मेल इमेज। फैक्ट्री वर्कर 25 मेल एंड 5 फीमेल। नर्स मेल में 0 को हम इमेजिन कर रखा है और 30/30 फीमेल।
Scientist 25 and female 5. Pilot 27 and 3 female images. Fewer opportunities and rigid expectations. A lot of children in Rosie Ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. रोजी मैम की क्लास में ज़्यादातर बच्चों ने नर्सेस को वुमेन के इमेजिन किया और आर्मी ऑफिसर्स में मैन को इमेजिन किया. द रीज़न they did this is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो फील करते हैं कि घर के बाहर भी कुछ ही निश्चित जॉब्स हैं जो वुमेन के लिए ठीक हैं. For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि वुमेन जो है वो बेटर नर्सेस हो सकती हैं बजाय मेल नर्सेस के, क्योंकि वे एक बहुत धैर्य रखती हैं और बहुत जेंटल होती हैं. दिस इज़ लिंक टू वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली. इसको हम लिंक कर लेते हैं जो एक औरत का रोल है अपनी फैमिली में. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. Similarly, हम ये भी विश्वास किया जाता है कि साइंस को एक टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है और जबकि गर्ल्स या वुमेन जो है वो कैपेबल नहीं होती टेक्निकल थिंग्स को डील करने की, ऐसा माना जाता है. Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. ऐसा बहुत सारे लोग जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं जिनको एक पुरानी मान्यताओं पर आधारित अपनी सोच बना के बैठे हुए हैं, वो बहुत सारे लोग फैमिलीज़ में गर्ल्स को सपोर्ट नहीं मिलता है पढ़ाई में और आगे ट्रेनिंग में, और बॉयज़ को सपोर्ट मिलता है पढ़ाई में. इसलिए ज़्यादातर बॉयज़ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते हैं. इन मोस्ट फैमिलीज़ वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर एनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज़ टू सी मैरिज एंड देयर मेन एम इन लाइफ. अब एक बार अगर लड़की अपना स्कूल फिनिश कर लेती है तो उसे एनकरेज किया जाता है उनकी फैमिलीज़ के द्वारा कि उनकी शादी कर दी जाए और उनका मेन एम लाइफ में तय कर दिया जाए. ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप. तो बच्चों अभी एक ये स्टोरी है, स्टोरी ऑफ लक्ष्मी लाकड़ा की. तो आइए ये पढ़ते हैं. इंजन ड्राइवर्स आर मैन. इंजन ड्राइवर्स अधिकतर मैन होते हैं. But 27-year-old Lakshmi Lakda from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. लेकिन लक्ष्मी लाकड़ा जो कि एक बहुत गरीब ट्राइबल फैमिली से झारखंड से, उन्होंने एक नई शुरुआत की चीज़ों को बदलने की. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज़. नॉर्दर्न रेलवेज़ में वो पहली महिला इंजन ड्राइवर थी. Lakshmi's parents are not literate, but they struggled and overcame many hardships to make sure that children got an education. लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया और उन्होंने श्योर किया इस चीज़ का कि उनके बच्चे जो हैं अच्छी एजुकेशन लें. लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल. लक्ष्मी जो है एक सरकारी स्कूल में पढ़ी थी. इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स. स्कूल टाइम में भी लक्ष्मी ने घर के काम किए और कुछ ऑड जॉब्स भी की. शी स्टडीड हार्ड. उसने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स. और उसने फिर डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में. शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट. और फिर उसने रेलवे का बोर्ड एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटैम्प्ट में पास कर लिया. लक्ष्मी सेज I love challenges and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. अब लक्ष्मी क्या कहती हैं कि मुझे चैलेंजेस से बहुत प्यार है और जैसे अगर कोई कहता है कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती तो मैं उसको एज अ चैलेंज लेके उसको श्योर करती हूँ कि मैं इस काम के लिए आगे बढ़ूँ.
लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। लक्ष्मी ने ऐसा अपनी लाइफ में कई बार किया। व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब उसने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया। व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल्स एट द पॉलिटेक्निक, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई। एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, और जब उसने डिसाइड किया मुझे एक इंजन ड्राइवर बनना है। हर फिलोसफी इज़ सिंपल, उसकी फ़िलोसफी बहुत सिंपल थी। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर किसी को कभी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल, जब तक मैं अच्छा कर रही हूँ। एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, और मैं अपने माता पिता की हेल्प कर रही हूँ। वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस, फिर मैं अपनी मन मर्जी की लाइफ, अपनी चॉइस की लाइफ क्यों ना जीऊँ, अपना लाइफ स्टाइल वैसा क्यों ना जीऊँ जैसा मुझे पसंद है। This was the story of Lakshmi Lakda. Now, it is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. ये भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बच्चों को सामना करना पड़ता है ऐसे प्रेशर्स का, ऐसे दबाव का, अपने आसपास की दुनिया से जो उन्हें प्रेशर मिलता है। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म्स ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट्स, कई बार ये जो प्रेशर है अडल्ट्स की डिमांड्स के रूप में दिखाई देता है। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स, और कई बार क्या होता है, अनफेयर टीजिंग होती है हमारे अपने ही दोस्तों की तरफ से। बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी, बॉयज़ पे प्रेशर क्या डाला जाता है कि एक अच्छी जॉब करो जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी मिले। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़, और उनको टीज़ किया जाता है, बुली किया जाता है अगर वो बिहेव नहीं करते दूसरे लड़कों की तरह। यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास 6th book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. आपको याद होगा क्लास 6 में एक चैप्टर में ये बताया गया था कि बॉयज़ को अर्ली एज में ये सिखाया जाता है कि आपको एनकरेज उनको किया जाता है कि सबके सामने रोना नहीं है। ठीक है बच्चों। नाउ हियर इज़ द स्टोरी ऑफ जेवियर, एक छोटी सी स्टोरी है, हम पढ़ लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा। जेवियर वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ हिज क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स। जेवियर जो है बहुत खुश था अपने रिज़ल्ट 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से। दो हिज मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स वर नॉट सो हाई, जबकि उसके मैथ्स और साइंस में जो उसके नंबर थे वो ज़्यादा नहीं थे। ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स, उसने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा किया था। कौन कौन से फेवरेट? हिस्ट्री एंड लैंग्वेज में। When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने उसकी रिपोर्ट कार्ड देखी तो वो दोनों खुश नहीं हुए। तो आइए आप देखते हैं उनकी कॉन्वर्सेशन। My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. अब इधर इसकी मदर क्या कह रही हैं जेवियर से कि जेवियर तुम्हारे मार्क्स जो हैं 65% है मैथ्स में और फिजिक्स में भी बहुत कम है। अब जेवियर क्या कहता है, आई नो मामा बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक मैथ्स और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। माँ मुझे हिस्ट्री पढ़नी है और अगर मैथ्स और साइंस में कम नंबर आए हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं। वाई, अब उसके फादर क्या कह रहे हैं, वाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी जॉब पानी है। हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज़ नो स्कोप, हिस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है, हिस्ट्री तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगी। अब जेवियर क्या कहता है, बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस, लेकिन मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है। अब उसकी मदर क्या कहती है, बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड। अब उसकी माँ कहती हैं कि सेंसिबल बनो बच्चे और मैथ्स ले लो और आप साइड बाय साइड कंप्यूटर्स पढ़ सकते हो क्योंकि जॉब मार्केट जो है कंप्यूटर्स के बहुत अच्छी है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ जेवियर। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि बॉयज़ पर प्रेशर डाल दिया गया है 10th के बाद कि आपको आगे क्या करना है।
Now, next page पे learning for change. Here is the picture. Ramabai, shown above with her daughter, championed the cause of women's education. She never went to school but learned to read and write from her parents. She was given the title Pandita because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as shown. Then were not allowed such knowledge. She went on to set up a mission in Khedgaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. They were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press, skills that are not usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai's mission is still active today. Learning for change. Going to schools is an extremely important part of your life. स्कूल जाना आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. जैसे जैसे हर साल बच्चे स्कूलों में बढ़ते जा रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल है बच्चों का स्कूल जाना. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen and as out of bounds or not appropriate for some children. आज के टाइम में ये बहुत मुश्किल है इमेजिन करना कि स्कूल और लर्निंग जो है ये आउट ऑफ बाउंड है, ये किसी की पहुंच में नहीं है, ऐसा सोचना गलत है. बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू. लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था बच्चों, पढ़ना लिखना, राइटिंग, रीडिंग स्किल ये सब बहुत कम लोगों को ही आता था. मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड. तो अधिकतर बच्चे क्या करते थे कि वही काम करते थे जो उनकी फैमिलीज या उनके एल्डर्स करते थे. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स. लेकिन लड़कियों के लिए हालत और भी ख़राब थी. In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. जहाँ एक तरफ ऐसी कम्युनिटीज़ में जहाँ एक तरफ सन्स को, बेटों को क्या सिखाया जाता था कि आप पढ़ो लिखो, पढ़ना सीखो लिखना सीखो, लेकिन डॉटर्स को अलाउड नहीं था कि वो अल्फ़ाबेट भी सीखें. Even in families where skills like poetry, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was ओनली सीन एज सपोर्टिव. और जहाँ जिन फैमिलीज़ में कुछ स्किल्स होते थे जैसे पोट्री है या बुनकारी है या क्राफ्ट है, वहाँ जहाँ ये सब सिखाया जाता था वहाँ जो डॉटर्स का या महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है उनका सहयोग सिर्फ एक सहायक के रूप में ही देखा जाता था. फॉर एग्जाम्पल इन द पोट्री ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पोट्स. एक उदाहरण के तौर पे जो पोट्री उद्योग है उसमें औरतें क्या करती हैं, मड को इकट्ठा करती हैं और मिट्टी बनाती हैं पोट्स बनाने के लिए. बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वर नॉट सीन एज पोटर्स. और जबकि वो व्हील को चलाना नहीं जानती कि उसको कैसे चलाया जाए, तो इसलिए उन्हें पोटर्स नहीं माना जाता. इन द 19th century मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग अमर्ज्ड. अब 19वीं सदी में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आए शिक्षा से संबंधित और लर्निंग से संबंधित. स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज़ दैट हैड नेवर लर्नड रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. और स्कूल जो हैं, जितने भी विद्यालय थे, वो एक कॉमन जगह बन गई जहाँ कम्युनिटीज़ नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. ओके, जो बच्चों को स्कूल भेजना वहाँ पे शुरू किया. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन दैन. लेकिन फिर भी बहुत सारे अपोजिशन हुए, बहुत सारे विरोध में आए कि लड़कियों को शिक्षित न किया जाए. येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स. लेकिन बहुत सारी महिलाओं और बहुत सारे पुरुषों ने ये बहुत एफ़र्ट्स किए कि वो गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल खोला जाए. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न एंड रीड एंड राइट. और जो औरतों ने बहुत संघर्ष किया पढ़ने और लिखने के लिए. लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ
रससुंदरा देवी। रससुंदरी देवी के बारे में आइए उनके एक्सपीरियंसेस हम पढ़ते हैं। हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल, जिनका जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ सम 200 years ago, कोई 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 शी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, तो 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी बांग्ला में। हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, किसी औरत द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवनी लिखने वाली पहली महिला बनी और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी अमर जीवन। रससुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली, एक बहुत बड़े जमींदार के घर पे रससुंदरी देवी क्या थी, एक हाउस वाइफ थी। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट अ वुमन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हाउस हस्बैंड एंड बिकम अ विडो। अब उस टाइम में क्या विश्वास किया जाता था, ये अंधविश्वास था कि जो औरत पढ़ना लिखना सीख जाती है तो वो एक बैड लक लेके आती है अपने हस्बैंड के लिए और विडो हो सकती है। डिस्पाइट दिस शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज। अब रससुंदरी देवी ने क्या किया, शादी के बाद भी बहुत सीक्रेट तरीके से पढ़ना लिखना सीखा। I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. अब वो क्या कहती हैं कि मैंने जब सुबह भोर होती थी तभी से मैं शुरू कर देती थी पढ़ना और जब तक रात होती थी तब तक पढ़ती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, और मुझे बीच में कभी भी रेस्ट नहीं मिलता था। आई वॉज ओनली 14 years old एट द टाइम, और मैं सिर्फ उस टाइम 14 साल की थी। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, और उन्होंने क्या रिलीजियस एक धार्मिक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया। अभी ये बीच में एक स्टोरी है रुकैया शेखावत हुसैन की एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। अभी ये कहानी भी हम बीच में पढ़ेंगे, पहले हम रससुंदरी देवी की कहानी को पूरा कर लेते हैं। आई वॉज अनलकी इन दोज डेज, वुमेन वर नॉट एजुकेटेड। ये अपने आप को कहती है मैं बदकिस्मत थी, उन दिनों महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स, तो बाद में मैंने अपने ही विचारों को सोचना शुरू किया। वॉट इज़ रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ क्या गलत है। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। जब महिलाओं को पढ़ना ही अलाउड नहीं है तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। देन आई हैड अ ड्रीम, फिर मुझे एक सपना आया। आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत द लाइफ ऑफ अ संत। तो मैंने एक सपना आया जिसमें मैं एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ चैतन्य भागवत की, जो कि एक संत की कहानी है। लेटर इन द डे एज आई सैट कुकिंग इन द किचन, अब अगले दिन क्या हुआ, जब मैं किचन में खाना बना रही थी, आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डर सन, मैंने सुना कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे बड़े बेटे से क्या कह रहे हैं, बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हियर। बिपिन मेरे चैतन्य भागवत इधर है। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, जब मैं बोलूँ इसको लाने के लिए तो अंदर ले आना। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, और उन्होंने वो किताब वहाँ छोड़ दी और वो चले गए। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, जब बुक को अंदर ले जाया गया, सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हिड इट केयरफुली, और मैंने उसमें से सीक्रेटली एक पेज फाड़ लिया और छुपा लिया। इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट, फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स, तो मैंने ऐसे छुपाया कि ताकि उसे कोई देख ना सके। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स एट दैट टाइम, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो प्रैक्टिस कर रहा था अल्फ़ाबेट्स के उस टाइम। आई हिड वन ऑफ देम एज वेल, और मैंने वो भी छुपा लिए। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड, अब जो लेटर्स अल्फ़ाबेट्स मुझे याद थे उन अल्फ़ाबेट से मैं उनको मैच कर रही थी, मिला रही थी। आई ऑल्सो ट्राइड टू मैच द वर्ड्स विद दोज दैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज, अब जो दिन में जो मैंने शब्द सुने थे उनको भी मैं याद करने की कोशिश करती थी। विद ट्रिमेंडस केयर एंड एफर्ट एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड, अब बहुत अथक प्रयास से और बहुत केयर से बहुत लंबे समय के बाद मैंने सीखा कि कैसे पढ़ते हैं।
After learning the alphabet, Rashundri Devi was able to read the Chaitanya Bhagavat. अब अल्फ़ाबेट्स लर्न करने के बाद रशुंदरी देवी चैतन्य भागवत पढ़ने योग्य बन गई. थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज. और अपनी राइटिंग से उन्होंने एक संसार को एक मौका दिया ये पढ़ने के लिए कि औरतों का जीवन उन दिनों कैसा था. रशुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल. अब रशुंदरी देवी ने अपने दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या और जो एक्सपीरियंसेस थे वो डिटेल में लिखे थे. देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट. उन दिनों उनको एक क्षण भी आराम नहीं मिलता था और वो कभी भी इतना समय नहीं मिलता था कि वो बैठकर कुछ खा सकें. ठीक है बच्चों, अभी हम ये कहानी हुई रशुंदरी देवी की. तो अभी हम पिछले पेज पे दोबारा जाएंगे इनकी एक कहानी पढ़ने के लिए. रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड. रुकैया शेखावत हुसैन 1880 to 1932 was born into a rich family who owned a lot of land. रुकैया शेखावत हुसैन जो थी वो पैदा हुई थी एक बहुत अमीर घर में जिनकी बहुत सारी ज़मीन थी. Though she know how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. जबकि वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानती थी लेकिन उन्हें बांग्ला और इंग्लिश पढ़ने से रोका गया. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas, which people thought were not correct for them. अब उन दिनों में इंग्लिश को ऐसी भाषा समझा जाता था कि इससे गर्ल्स को नए नए आइडियाज़ आते हैं और ये उनके लिए ठीक नहीं है. Therefore, it was mostly boys who were taught English. लेकिन अधिकतर लड़कों को अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी. रुकैया learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. अब रुकैया ने जो है लिखना पढ़ना सीखा बांग्ला और इंग्लिश को अपने बड़े भाई और बड़ी बहन की मदद से. शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर. और फिर वो एक राइटर बनी. शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना's ड्रीम इन 1905 टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज merely 25 years old. जब वो महज 25 साल की थी 1905 में उन्होंने प्रैक्टिस किया इंग्लिश स्किल्स को और उन्होंने एक रिमार्केबल स्टोरी लिखी सुल्ताना's ड्रीम. दिस स्टोरी इमेजिन्ड अ वुमेन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेज अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड. ये कहानी जो थी ये एक ऐसी इमेजिनेशन थी एक औरत की जहाँ जिसका नाम सुल्ताना था. वो एक ऐसी जगह पहुँच गई, उस जगह का नाम था लेडी लैंड. लेडी लैंड इज़ अ प्लेस where women had the freedom to study, work and create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. लेडीलैंड एक ऐसी जगह थी कि एक इमेजिनेशन था जहां औरतों को बिल्कुल स्वतंत्रता थी पढ़ने की, काम करने की और ऐसी इन्वेंशंस, ऐसे आविष्कार करने की जैसे बादलों से बारिश को कंट्रोल करना और कारों को उड़ाना. In this ladyland, the men had been sent into seclusion, their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women. अब इस ladyland में क्या था, जितने भी जो एग्रेसिव गन्स जो मेंस की थी या वेपन पावर थे, उनके जो हथियार थे, उन सब की हार साबित की. उन सब की हार हुई कहाँ पे? वुमेन की जो ब्रेन पावर है उसके आगे. As Sultana travels in Ladyland with sister Sarah, जो सुल्ताना थी वो लेडीलैंड में उस जगह में अपने बहन सरा के साथ ट्रेवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी. शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वॉज ओनली ड्रीमिंग. अब उसको महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक सपना देख रही है. As you can see, Ruqayya Shekhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. अब आप देख सकते हैं कि रुकैया शेखावत हुसैन ने एक ऐसे सपना लिया कि जहाँ पर औरतें प्लेन्स और कार्स उड़ा सकती हैं, जहाँ उस समय में जहाँ औरतों को स्कूल जाना भी परमिशन नहीं थी. दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैज चेंज्ड रुकैया's own life. अब यही एक तरीका था जिससे उसका
जो एजुकेशन है, जो उसकी शिक्षा थी और जो उसकी लर्निंग थी, वो सब चेंज हुई, उसकी अपनी एक ज़िंदगी बदली गई। रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ। रुकैया जो है अपनी ही पढ़ाई के लिए नहीं रुकी। हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट। अब उसकी अपनी शिक्षा ने उसको पावर और सिर्फ ड्रीम, पढ़ने के लिए ड्रीम नहीं दिया, बट ऑल्सो टू डू मोर, बल्कि और भी बहुत कुछ कर गुजरने की उसको शक्ति दी। टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल, दूसरी लड़कियों की मदद करने के लिए ताकि वो स्कूल जा सके। एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, ताकि वो दूसरी लड़कियां स्कूल जाएं और अपने सपनों को पूरा कर सकें। इन 1910 शी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। अब 1910 में उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया कलकत्ता में लड़कियों के लिए। एंड टू दिस डे द स्कूल इज़ स्टिल फंक्शनिंग, और आज के दिन तक भी वो स्कूल फंक्शनिंग में है। ठीक है बच्चों, ये कहानी हुई रुकैया शेखावत की, और सुंदरी देवी की कहानी हमने पढ़ ली थी। नाउ नेक्स्ट, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। आज के दौर में स्कूल और पढ़ाई कैसे। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स, येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जहाँ आज के टाइम में दोनों लड़के और लड़कियां स्कूल जाते हैं बहुत लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी तादाद में। येट एज वी विल सी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो लड़कों की पढ़ाई शिक्षा में और लड़कियों की शिक्षा में बहुत अंतर है। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 years। इंडिया में जो है जनगणना होती है हर 10 साल के बाद। विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें हम पूरे देश की जनसंख्या का जनगणना होती है। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, देयर स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन। और अब इस सेंसस में क्या क्या होता है बच्चों, कि उनकी उम्र क्या है, कितना उन्होंने स्कूलिंग, कितना पढ़ाई की है, और वो क्या काम करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन, जानकारी उसमें होती है। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन। अब ये जो जानकारी है हम ये सब जानने के लिए करते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और किस अनुपात में औरत और आदमी पढ़ाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन, जो 1961 का जो सेंसस था उसके अनुसार 40% बॉयज़ एंड मैन 7 years ऑफ ओल्ड एंड अबव वर लिटरेट। 40% जो हैं सिर्फ मेल्स पढ़े लिखे थे। दैट इज़ दिस दे कुड एट लीस्ट राइट देयर नेम्स, बस सिर्फ वो नाम लिखना जानते थे। कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन, और जबकि ऑल जितनी महिलाएं या लड़कियां थी उनमें सिर्फ उनका 15% था। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011 these figures have grown to 82% for boys and men and 65% for girls and women। 2011 के आंकड़े के हिसाब से 82% जो हैं वो मेल पढ़े लिखे हैं और 65% जो हैं फीमेल पढ़े लिखे हैं। दिस मीन्स दैट द proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased। इसका मतलब ये हुआ कि जो proportion है, जो अनुपात है और मेल और फीमेल का, वो अभी जो पढ़ने और लिखने के लायक बने हैं उनका अमाउंट थोड़ा सा स्कूलिंग का बड़ा है। बट एज यू कैन सी ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज़ स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप। लेकिन अभी भी हम देख पाते हैं कि अभी भी जो मेल प्रपोर्शन है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है फीमेल से। द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे, लेकिन अभी जो गैप है दोनों के बीच में पढ़ाई का, वो भी अभी तक नहीं बढ़ा है। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups including scheduled caste and scheduled tribe। ये एक टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है बॉयज़ और गर्ल्स का जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन लेवल दे रखे हैं बच्चों। यू कैन गो थ्रू दिस टेबल। दीज आर द ग्रुप्स। प्राइमरी स्कूल तक कितने लोगों ने छोड़ा है, अपर में या सेकेंडरी में।
Now, you have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. अब आप देख सकते हैं इस टेबल से all girls में से SC और ST कैटेगरी में गर्ल्स में जल्दी छोड़ दिया है. This means that girls who are from Dalit and आदिवासी backgrounds are less likely to remain in school. इससे पता चलता है कि जो लड़कियां हैं फीमेल्स जो दलित और आदिवासी बैकग्राउंड से हैं वो स्कूल में कम जा पाती हैं. द 2011 सेंसस ऑल्सो फाउंड दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन SC एंड ST गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन. अब 2011 के सेंसस से पता चला है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो SC ST से भी कम प्राइमरी स्कूल्स में गई हैं. वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज़ लाइकली टू इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years. गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल. और जबकि मुस्लिम के गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ 3 ही साल स्कूल में रह पाई और जो दूसरी कैटेगरी कम्युनिटीज़ की गर्ल हैं उन्होंने कम से कम 4 साल इसमें बिताए स्कूलिंग में. ये प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है बच्चों. देयर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल. कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं दलित आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी से स्कूल छोड़ देते हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट even be proper schools nor teachers who teaches on a regular basis. अब क्या होता है जो रूरल एरियाज़ हैं पुअर एरियाज़ हैं वहाँ पे या तो टीचर नहीं होते प्रॉपर या प्रॉपर स्कूल नहीं होते रेगुलर बेसिस पे. If a school is not close to people's home and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. अब क्या होता है बच्चों अगर कोई स्कूल घर के पास नहीं है या कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है जैसे बसेस या वैन्स तो पेरेंट्स क्या करते हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट करा लेते हैं. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. अब बहुत से परिवार इतने गरीब होते हैं कि वो सह नहीं पाते हैं खर्चा एजुकेशन के अपने सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए. बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन. अब क्या है लड़कों को इस चीज़ में प्रेफरेंस मिल जाती है कि पहले लड़कों को पढ़ाया जाएगा अगर आपका बजट है तो फिर लड़कियों को पढ़ाया जाएगा. Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmates. बहुत सारे बच्चों को स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके साथ बहुत भेदभाव होता है उनके टीचर्स के द्वारा या उनके क्लासमेट्स के द्वारा. जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जैसा हुआ था भेदभाव उस तरीके से. यहाँ बच्चों आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक लोगो बना है. ये 2014 में लॉन्च हुआ था. एंड हेयर इज़ द परसेंटेज बॉयज़ एंड गर्ल्स. नाउ वुमेन्स मूवमेंट. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. दिस इज़ वुमेन्स मूवमेंट. वुमेन एंड गर्ल नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल. अब जो महिलाएं हैं उनको एक राइट मिल गया है स्कूल जाने का और स्टडी करने का. देयर आर अदर स्फीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म्स और भी हैं जैसे कानूनी सुधार वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव्ड. और सेहत के उसमें सुधार हुआ है इनके सिचुएशंस में गर्ल्स की सिचुएशन. दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. अब ये जो चेंजेस ये जो परिवर्तन आए हैं ये ऑटोमेटिक नहीं आए हैं अपने आप नहीं आए हैं. विमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस. अब औरतों ने क्या किया या तो अकेले या फिर कलेक्टिवली साथ मिलकर बहुत संघर्ष किया है तब जाकर ये चेंजेस आए हैं परिवर्तन आए हैं. दिस स्ट्रगल इज़ नॉन एज द वुमेन्स मूवमेंट. और यही स्ट्रगल यही संघर्ष क्या कहलाते हैं औरतों का मूवमेंट. इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट. और जो इंडिविजुअल महिलाएं हैं या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं अलग अलग हिस्सों से देश के
वो इस मूवमेंट का पार्ट बनी हैं। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेंस मूवमेंट एज वेल, और बहुत सारे पुरुषों ने भी इन महिलाओं के जो मूवमेंट है उनका सपोर्ट किया है। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. अब अलग अलग स्ट्रेटजीज़ बनाई गई, ये आपको जानकारी फैलाई गई, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसके खिलाफ लड़ा गया और न्याय के लिए भी लड़ा गया. Here are some glimpses of this struggle. और यहाँ पर कुछ अंश दिए हुए हैं इनके संघर्ष के. ये आप देख सकते हैं, ये एक पिक्चर दे रखी है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. कैंपेनिंग. कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट. अब जो महिलाओं का जो सत्याग्रह होता है उसमें क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ा जाता है, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके खिलाफ लड़ा जाता है. कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड, और इन्हीं कैंपेन्स के द्वारा नए नए कानूनों को पारित किया जाता है. अ लॉ वॉज मेड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस physical and mental violence within their homes, are also called domestic violence, some legal protection. तो बच्चों, एक 2006 में एक कानून आया था जो फिज़िकल या मेंटल वायलेंस अगर किसी महिला के प्रति होती है घर में, तो उस लॉ को क्या बोलते हैं, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस. उसमें लीगल प्रोटेक्शन उन्हें मिलती है. Similarly, efforts made by the women's movement led by Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institution. ऐसे ही कुछ और एफर्ट किए गए थे महिलाओं के मूवमेंट के लिए. सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन आई थी 1997 में, जिसमें क्या था, एक कानून बना था वर्क प्लेस में सेक्शुअल हरासमेंट के खिलाफ, और या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये जारी हुआ था. इन द 1980s, फॉर एग्जांपल, वुमेन्स ग्रुप्स across the country spoke out against dowry deaths, cases of young brides being murdered by their in-laws or husbands greedy for more dowry. अब 1980 में उदाहरण के तौर पे महिलाओं का जो ग्रुप था पूरे देश में, उन्होंने दहेज की जो मृत्यु दर थी, मतलब दहेज के खिलाफ, दहेज की वजह से जो केसेस दुल्हन को मार दिया जाता था, उनके इन लॉज के खिलाफ और उनके हस्बैंड और जो लालची थे, जो दहेज के लालची थे, उन लोगों के खिलाफ कानून बनाया गया. वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस. अब वुमेन ग्रुप्स ने ही जो इन केसेस को जब न्याय नहीं मिला तो उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई. दे डिड सो बाय coming onto the streets, approaching the courts and by sharing information. ये सब उन्होंने कैसे किया, जानकारी शेयर करके, है ना, और फिर गलियों में बोर्ड्स लेके, होर्डिंग्स लेके, और कोर्ट्स को अप्रोच करके उनके पास जाके, इवेंचुअली दिस बिकेम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर्स एंड सोसाइटी, एंड द डॉरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डॉरी. और फिर इसी को कानून के रूप में बनाया गया, न्यूज़पेपर्स में आया, फिर समाज में आया, और फिर इसको एक दहेज का कानून के रूप में बनाया गया, जिससे दहेज मांगने वालों के खिलाफ पनिशमेंट उनको फैमिलीज़ को मिलेगी. देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे. नाउ, raising awareness. An important part of women's movement work is to raise public awareness on women's rights issues. जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है वुमेंस मूवमेंट्स का कि पब्लिक के बीच में उस जानकारी को, महिलाओं के अधिकारों के इश्यूज़ को उठाना है. Their message has been spread through street plays, songs and public meetings. और उनके जो संदेश हैं वो हम किस तरीके से फैलाते हैं, स्ट्रीट प्लेस करके, या गानों के तौर पे, या पब्लिक मीटिंग्स वो अटेंड करके, या जानकारी फैलाकर. प्रोटेस्टिंग. अब दूसरा एक और तरीका है प्रोटेस्ट करने का. द वुमेन्स मूवमेंट रेजेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट
अभी जैसे महिलाओं के खिलाफ अगर कोई पॉलिसी बनती है या फिर कोई एक्ट होता है तो द वुमेन मूवमेंट अपनी आवाज़ उठाते हैं इन वायलेंस के अगेंस्ट। पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिसेस। अगर कोई अन्याय हो रहा है तो पब्लिक रैलीज अरेंज करना या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना बहुत पावरफुल तरीके होते हैं। ये देखिए कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं वुमेन मूवमेंट की। शोइंग सॉलिडारिटी। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज। वुमेन मूवमेंट क्या है? ये भी दर्शाने के लिए है कि हमें सद्भावना है दूसरी महिलाओं के साथ और उनके कारणों के साथ। बिलो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे की। सो दीज आर ऑल्सो पिक्चर्स। ठीक है बच्चों, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर वुमेन चेंजेस द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।